शराब पी के कई लोगों की मौत हो गई, कई लोग सीरियस अपनी जिंदगी से जुड़ गए। यहाँ पे ऐसे कई लोग अभी एडमिट हैं जिनकी हालत सीरियस है। अभी हम इन सब लोगों से मिलके आए हैं। सबसे पहले तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जो लोग अभी सीरियस हालत में हैं उन सब लोगों को जिंदगी बख्शे। अभी हम इन सबसे मिलके आए, बहुत बहुत गरीब लोग हैं और उनको देख के अंदर बहुत दर्द उठा है। ऐसा उनसे हम पूछ रहे थे, बात कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने शराब पी और शराब पीने के बाद उनको धुंधला दिखाई देने लगा और फिर उनको हॉस्पिटल लाया गया। उनसे पूछा हमने, उन्होंने कहा कि बड़े खुलेआम यहाँ पे शराब बिक रही है और रोज बिकती है। रोज शराब बेचने वाले आते हैं गांव में, रोज शराब बिकती है। गुजरात में तो नशाबंदी है। अगर नशाबंदी है तो इतनी खुलेआम शराब कैसे बिक रही है? क्या प्रशासन को पता नहीं है? जाहिर तौर पे पता है। इतने बड़े स्केल के ऊपर गांव-गांव के अंदर इतने सारे गांव के लोग यहाँ एडमिट हैं, गांव-गांव के अंदर इतने बड़े स्तर के ऊपर शराब कैसे बिक रही है? जाहिर तौर के ऊपर उनको राजनीतिक पॉलिटिकल उनको संरक्षण है, उसके बिना नहीं हो सकता। और लोग कहते हैं कि मीडिया की रिपोर्ट्स के हिसाब से हजारों करोड़ों का धंधा है, तो जाहिर तौर पे भ्रष्टाचार की वजह से चंद पैसे कमाने के लिए, हजारों करोड़ रुपए कमाने के लिए लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सबसे पहले तो हम ये मांग करते हैं कि जिन लोगों की इस हादसे में मौत हुई है उनको सरकार उचित मुआवजा दे। जो लोग आज अपने हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हैं उन लोगों को सरकार उचित मुआवजा दे। और हम मांग करते हैं कि केवल चंद कुछ ऑपरेटर जो है, जो बेचने वाले, उनको पकड़ने से नहीं होगा। जब तक इसके मास्टरमाइंड जो है, जो पूरा शराब का माफिया चला रहे हैं गुजरात के अंदर, जब तक उनको नहीं पकड़ा जाएगा तब तक किसी तरह से, ये कोई पहली घटना नहीं है गुजरात के अंदर, इस किस्म की पहले भी घटना हो चुकी है और बहुत दुख की बात है। यहाँ पे जो नशाबंदी है, ये नशाबंदी के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है कि कैसे नशाबंदी कानूनी तौर पे कागजों के ऊपर नशाबंदी है, लेकिन गुजरात के अंदर खुलेआम दारू बिक रही है। इनसे मैंने पूछा अभी, तो बोले रोज आता है दारू बेचने वाला, रोज आता है, रोज खरीदते हैं। तो इतने बड़े स्तर के ऊपर गांव-गांव के अंदर, शहर के अंदर और हर तरह की दारू बिकती है। आप जो मर्जी दारू ले लीजिए। तो ये नशाबंदी एक बहुत बड़ा, ऐसा लगता है कि बहुत बड़े अंडर कवर इलीगल दारू के व्यापार को चालू रखने के लिए और उससे पैसा कमाने के लिए एक तरह से कवर दिया हुआ। सर, गुजरात से ये उठती है कि दारू बिक कैसे रही है? अगर नशाबंदी है, दारू बिक कैसे रही है? उनको इस चीज का जवाब, गुजरात सरकार को इसका जवाब तो देना पड़ेगा। और अगर उस दारू के अंदर केमिकल मिला हुआ था तो ये तो और भी बड़ी सीरियस बात है। सर, अभी प्रवक्ता ने बोला कि ये बहुत ही संवेदनशील घटना हुई है, गुजरात सरकार उसके साथ है, पर कोई भी पार्टी इस पे राजकारण न करे। राजनीति वो कर रहे हैं। हम लोग अगर यहाँ पे इनसे मिलने के लिए आए हैं, संवेदना देने के लिए आए हैं, ये तो सबको देना चाहिए। सब हमारे भाई बहन है, हम सब लोग भाई बहन हैं, हम सब एक ही देश के लोग हैं, हम सब लोगों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। लेकिन अगर ऐसे राज्य में जहाँ पे नशाबंदी है कागजों के ऊपर और वहाँ जम के दारू बिक रही है, ये राजनीति है, ये भ्रष्टाचार की राजनीति है, ये लोगों की जान से खेलने की राजनीति है। सर, आपका क्या विजन हो सकता है अगर नशाबंदी पर? आपका क्या विजन है? अगर हमारी गुजरात में सरकार बनी, हम इसको सख्ती से लागू करेंगे, क्योंकि हमारी ईमानदार पार्टी है, हम ईमानदारी से चलाते हैं। हम 2 नंबर की जहरीली शराब बेच के हम लोग अपनी पार्टी के लिए चंदा इकट्ठा नहीं करते। सर, आपकी मुलाकात है, शुरू करें। गुजरात में एक बहुत बड़ा मामला सामने आया है कल से। नकली शराब पीने से अब तक जो सूचना मिली है, 28 लोगों की मौत हो चुकी है, 28 लोगों की जान जा चुकी है और कई लोग अभी भी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं।
ये उस गुजरात में हो रहा है जहां पर घोषित तौर पे शराबबंदी है। वहां तो शराब बिकनी नहीं चाहिए, लेकिन नकली शराब बेचने का धंधा कौन से लोग कर रहे हैं? किनके संरक्षण में यह धंधा चल रहा है? कौन से लोग हैं जो नकली शराब का धंधा गुजरात के अंदर चला रहे हैं? करोड़ों रुपए का हिस्सा, करोड़ों रुपए की अवैध उगाही वहां पर मौजूद सरकारी तंत्र, वहां की सरकार को पहुंचता है, और जिसके बाद यह अवैध शराब का, नकली शराब का धंधा चलता है। और यह पहली बार नहीं हो रहा है गुजरात में। पहले भी कई मामले ऐसे हो चुके हैं जिसमें लोगों की जिंदगियां गई हैं, जान गई है। दिल्ली के अंदर आज इसी के कारण नई आबकारी नीति का विरोध कर रहे हैं लोग, क्योंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने नकली शराब का धंधा बंद कर दिया, अवैध शराब का धंधा बंद कर दिया। यहां पर जो नकली शराब बेच के लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जाता था या करोड़ों की उगाही जो की जाती थी, उस पर प्रतिबंध लगा दिया। इसलिए इस नई आबकारी नीति का विरोध आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और दिल्ली के अंदर जितने भी ठेके मिले थे, किसी पे सीबीआई, किसी पे ईडी, किसी पे आईटी, सरकार को परेशान करके बहुत सारे यहां पे शराब के ठेके बंद हो गए। आज के समय में कुल 464 ठेके हैं शराब के जो दिल्ली के अंदर चल रहे हैं। और मैं आंकड़े आपके सामने जरूर बताना चाहूंगा कि दूसरे शहरों और राज्यों में क्या स्थिति है और दिल्ली में क्या स्थिति है। अगर हम बगल का शहर गुड़गांव लें तो गुड़गांव में 4161 लोगों की आबादी पर एक शराब की दुकान है। अगर हम नोएडा की बात करें, गौतम बुद्ध नगर के, जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आदित्यनाथ जी की, वहां पर 1390 लोगों की पॉपुलेशन पर, जनसंख्या पर एक शराब की दुकान है। अगर हम बेंगलोर की बात करें, जहां खुद बीजेपी की सरकार है, वहां पर 12,179 लोगों पर एक शराब का ठेका है। अगर हम हैदराबाद की बात करें, वहां 15,867 लोगों पर एक शराब की दुकान है। अगर हम गोवा की बात करें, जहां फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो गोवा में 761 लोगों के ऊपर एक शराब की दुकान है। अगर हम मुंबई की बात करें, जहां फिर से बीजेपी आ गई है, वहां भी 11,622 लोगों पर एक शराब की दुकान है। और अगर हम दिल्ली की बात करें, जहां की आबकारी नीति का, जहां की शराब नीति का विरोध हर स्तर पे जाके भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इस दिल्ली में 22,707 लोगों की जनसंख्या पर एक शराब की दुकान है। और अभी मौजूदा समय को अगर आप देखेंगे, जहां पे बहुत सारे शराब के ठेके बंद हो गए, इसके हिसाब से यहां 42,000 की पॉपुलेशन पे 42,000 लोगों पर एक शराब की दुकान है। तो इस आबकारी नीति का विरोध क्यों कर रहे हैं लोग? जब यहां पर शराब के ठेकों की संख्या कम है, बावजूद इसके क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यह गुजरात में नकली शराब बेच के लोगों की जान लेने का जो मॉडल है, वो मॉडल ये दिल्ली में लाना चाहते हैं। यह बात दिल्ली की जनता को समझना होगा, यह बात दिल्ली के लोगों को समझना होगा, और हम सबको मिलकर भारतीय जनता पार्टी के नापाक इरादों को नाकाम करना पड़ेगा। इनके नापाक मंसूबों पर पानी फेरना पड़ेगा।
और जो ये करना चाहते हैं कि एक सरकार को बदनाम करो, इससे हमें सचेत रहना पड़ेगा और सावधान रहना पड़ेगा। आज देश की संसद में मैंने नकली शराब के कारण गुजरात में जो 28 लोगों की मौत हुई थी, अपने साथी सांसदों के साथ और कुछ दल के और हमारे सांसद टीआरएस के और बाकी टीएमसी, सीपीआई, सीपीएम, डीएमके, इन तमाम पार्टियों के सांसदों ने हमारे साथ मिलकर देश की संसद में गुजरात के अंदर नकली शराब पीने से जो 28 लोगों की मौत हुई थी, यह मामला उठाया और हमने कहा कि सरकार आके जवाब दे। गुजरात के मुख्यमंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए अपने पद से। उनको 1 मिनट भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। 28 जिंदगियां चली गई और ऐसी स्थिति में मैं एक पत्र दिखाऊंगा जो कि आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। ये जहां पे घटना हुई है उसकी बाकायदा लिखित में सूचना दी गई थी। वहां की ग्राम सभा के द्वारा इस बात की शिकायत की गई थी कि ग्राम पंचायत ने इस बात की शिकायत की थी कि आप ये नकली शराब का धंधा बंद कराइए। ये वो चिट्ठी है, गुजराती में है, किसी से भी आप ट्रांसलेट करा सकते हैं। बावजूद इसके ये नकली शराब बिक रही थी उस राज्य में जहां पर घोषित तौर पे शराबबंदी है। ये चिट्ठी है, इसकी कॉपी भी आपको दे दी जाएगी और ये साफ तौर पे इसमें जो लिखा है, क्योंकि गुजराती में है, मैं आपको बता दूं कि रोजित गांव में शराबबंदी की अपील करने के लिए यह किया गया है। यह चिट्ठी लिखी गई है, इसकी कॉपी मैं आपको दे दूंगा। तो आज मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की गुजरात की सरकार, वहां का प्रशासन पूरे देश के सामने बेनकाब हुआ है कि किस तरीके से करोड़ों की उगाही करके, धन उगाही करके ये लोग नकली शराब, अवैध शराब का धंधा चला रहे हैं। और ऐसा इनके हर राज्य में होता है। उत्तर प्रदेश में भी हमें याद है, अलीगढ़ में 105 लोग मरे थे 1 साल पहले अवैध शराब पीने से, और वो सरकारी देसी शराब के ठेके से शराब लेके मरे थे वो लोग। आपको याद होगा, करीब करीब 115 लोगों की जान गई थी उसमें। तो इसलिए बीजेपी क्या कर रही है, इनकी सरकारें क्या कर रही है, ये सब कुछ आपके सामने आ चुका है। जब हम लोग सदन में मांग करते हैं कि गुजरात में 28 लोगों की मौत हो गई, इस पे चर्चा कराइए, हमारी आवाज दबा दी जाती है। जब हम मांग करते हैं कि महंगाई पर जीएसटी आपने क्यों बढ़ाई, इस पे चर्चा कीजिए। दूध पर, दही पे, आटा पे, दाल पे, छाछ पे, अस्पताल के कमरे पे आपने आसमान में महंगाई क्यों पहुंचा दी, हमारी आवाज दबा दी जाती है। और आज जब इतने सारे साथी सांसदों ने विरोध किया तो 19 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया। मैं आप लोगों के माध्यम से भारत की सरकार को, मोदी जी की सरकार को बताना चाहता हूं कि हमारा ये विरोध कल भी जारी रहेगा। आपके इस प्रकार के निलंबन की कार्रवाई से हम लोग रुकने और थकने वाले नहीं हैं। हम सदन में गए हैं जनता के मुद्दों को उठाने के लिए। अगर गुजरात में 28 लोगों की मौत होगी, अगर देश में महंगाई आसमान पे पहुंचेगी, अगर बेरोजगारी चरम पर पहुंचेगी, अगर अग्निपथ योजना से नौजवानों का शोषण किया जाएगा, तो निश्चित रूप से इस देश के सदन में उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए आम आदमी पार्टी काम करेगी। और अगर उसके कारण से आप हमें सस्पेंड करना चाहते हैं, सदन से बाहर निकालना चाहते हैं, तो वो आपकी मर्जी है। हमारा विरोध जनता के लिए जारी रहेगा। कोई आपके सवाल हो तो पूछ सकते हैं। इस मामले को किस तरह से देखते हैं? गुजरात में जो नकली शराब का मुद्दा सामने आया है, देखिए, ये बगैर राजनीतिक और सरकारी संरक्षण के मामला चल नहीं सकता। निश्चित रूप से इसमें वहाँ का राजनीतिक संरक्षण, वहाँ की सरकार का राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है इस धंधे को। वरना आप बताइए कि जब उसकी ऑलरेडी शिकायत मैंने पंचायत की चिट्ठी भी दिखाई, ग्राम पंचायत की,
जब वहाँ से शिकायत हो चुकी थी तो फिर कैसे ये शराब का धंधा वहाँ पे चल रहा था। तो कुल मिलाकर ये अपने आप में बहुत ही चौंकाने वाला मामला है। पूरे गुजरात में शराबबंदी घोषित तौर पे है, लेकिन बावजूद इसके सरकारी तंत्र मिलके करोड़ों की उगाही करता है और नकली शराब बिकवाता है। एमसीडी के अधिकारी पर भी कार्रवाई की है करप्शन के मामले में, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के भी एक अधिकारी के खिलाफ सीबीआई जांच की जो है सिफारिश की है। देखिए, मैं दिन भर आज सदन में था, मुझे और ज़्यादा, मैं सीधे सदन से निकल के यहाँ आ रहा हूँ, मुझे और ज़्यादा विषय की जानकारी नहीं है, तो इसलिए इस संदर्भ में जब मैं और डिटेल जानकारी ले लूँगा तो आपसे ज़रूर बात करूँगा। अभी सिर्फ ये गुजरात का मसला जो जिसको लेके आज सदन में आम आदमी पार्टी ने आवाज़ उठाई है, उसकी बात आपसे करना। दो बातें आपने जो बताया, गुजरात का मामला और महंगाई के बारे में, सदन के बाहर भी आप लोग कुछ प्रोटेस्ट का कुछ प्लान कर रहे हैं इन दोनों मुद्दों में? देखिए, उत्तर प्रदेश में हमने घोषणा की है 28 तारीख को पूरे यूपी में हर जिले के अंदर महंगाई के सवाल पे हम लोग अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी तो सत्र चल रहा है, तो सदन में भी महंगाई के सवाल पे, गुजरात के सवाल पे अपना विरोध हम दर्ज करा रहे हैं। लेकिन सरकार तो कोई बात सुन नहीं रही है, वो तो सस्पेंड करने पे तुली हुई है। डीएमके के, टीआरएस के, टीएमसी के, सीपीएम के तमाम सांसदों को आज सस्पेंड कर दिया गया, सीपीआई के। तो ये तो एक तानाशाही का आचरण है कि कोई भी आपके सामने आवाज उठाए, नियम के तहत हम नोटिस देते हैं 267 में, बावजूद इसके आप कोई कार्रवाई नहीं करते। राहुल गांधी के बाद अब सोनिया गांधी से भी ईडी पूछताछ कर रही है नेशनल हेराल्ड मामले में। पार्टी से किस तरह से देखते हैं कि ईडी पूछताछ कर रही है एक राष्ट्रीय पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि दोहरा मापदंड नहीं होता किसी चीज के लिए। कांग्रेस के यही लोग जब ईडी की कार्रवाई आम आदमी पार्टी के खिलाफ होती है तो हमारे दफ्तर के आगे आके सीबीआई की कार्रवाई होने पे खुशी का जश्न मनाते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं। जहाँ तक आप ईडी का सवाल हमसे पूछेंगे या सीबीआई का सवाल पूछेंगे तो उसके आंकड़े मौजूद हैं। 3000 से ज़्यादा रेड मोदी जी के कार्यकाल में ईडी ने मारा है और मात्र 0.5%, मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूं, मात्र 0.5% कन्विक्शन रेट है। यानी कि मात्र 0.5% लोगों को वो आरोप सिद्ध कर पाई। तो इसका मतलब तो बहुत साफ है कि आप सिर्फ और सिर्फ इसको एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं विपक्ष के लोगों का दमन करने के लिए। आम आदमी पार्टी खुद इसकी भुक्तभोगी है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री को आपने जेल में रखा हुआ है, हमारे उप मुख्यमंत्री पे आप सीबीआई की जांच शुरू कराने वाले हैं, हमारे 42 विधायकों को आपने पकड़ के जेल में डाला, उसमें कोर्ट में छूट गए। हमारे सरकार के खिलाफ 400 फाइलों की सुंगलू कमेटी की जांच कराई, उसमें कुछ नहीं निकला। तो मैं पूछना चाहता हूं कि केजरीवाल जी की सरकार शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बिजली पे, पानी पे, इस पे काम करे या रोज रोज अपनी जांच कराती फिरे, वो भी झूठी, बेबुनियाद, बिना सिर पैर की। ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, जब बात आपकी बिल्कुल सुनी नहीं जाती, मैं कई दिन से लगातार मांग कर रहा हूं, और अगर आप महंगाई के सवाल पे, गुजरात में 28 लोग मर गए शराब पीने से, नकली शराब पीने से, मैं उस सवाल को वहां उठाना चाह रहा था। जब बार बार कहने के बाद, बार बार अपील करने के बाद चेयर ने मेरी बात नहीं सुनी, तब मुझे ऐसा करना पड़ा कि हमारी तरफ भी ध्यान दीजिए, हम भी विपक्ष में बैठे हैं, हमारी भी आवाज है, इसको भी सुनिए। आप सिर्फ सत्ता पक्ष का ध्यान देंगे तो हम लोग अपनी बात कहेंगे कहां? बाहर मुकदमा लिख देते हो, सदन में बोलने नहीं देते हो, आवाज उठाओ तो सस्पेंड कर देते हो। तो हां, कागज फाड़ के फेंका, और मैंने कोई अपने निजी किसी मामले के लिए नहीं फेंका। 28 लोगों की जान गई है, इस पे क्यों नहीं सरकार को जवाब देना चाहिए? ठीक आपने कहा,
आलोचना महंगाई बढ़ाने वालों की नहीं हो रही है। आलोचना 11 लाख करोड़ रुपए अपने पूंजीपति मित्रों का माफ करने वालों की नहीं हो रही है। आलोचना अपने मित्रों को हिंदुस्तान से हजारों करोड़ लुटवा के भगाने वालों की नहीं हो रही है। आलोचना DHFL से 34,000 करोड़ रुपए का घोटाला करवा के 27 करोड़ चंदा लेने वाली पार्टी की नहीं हो रही है। आलोचना हमारी हो रही है क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि महंगाई के मुद्दे पे, बच्चों के दूध के सवाल पे चर्चा हो सदन में। हम ये चाह रहे हैं कि 28 लोग नकली शराब पी के मर गए, उस पर सदन में चर्चा हो। तो अगर यही हमारी आलोचना का कारण है तो मैं तो इसका कोई इलाज नहीं कर सकता। मैं तो यही कह सकता हूं संसद से और भारत की सरकार से कि आप सदन में चर्चा कराइए जनता के बुनियादी मुद्दों पे, और कोई भी गंभीर सवाल होगा तो हम लोग वहां सोने के लिए नहीं गए हैं, सवाल उठाने के लिए गए हैं।